वो शब्द है यथार्थ, जिसे हम यथार्थवाद भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम यथार्थवाद भी कहते हैं। यथार्थवाद क्या होता है? यथार्थवाद उन आदर्शों, नियमों और मूल्यों को कोई महत्व नहीं देता। यथार्थवाद एक ऐसी चीज होती है जो उन चीजों को कोई महत्व नहीं देती जिसका संबंध वर्तमान या व्यवहारिकता से नहीं है। यथार्थवाद ऐसी चीजों की चर्चा नहीं करता है, ऐसे टॉपिक्स पर बात नहीं करता है जो टॉपिक इस दुनिया के ना हो। यथार्थवाद कहता है कि वर्तमान जीवन ही विश्वसनीय है और भौतिकता से उसका लेना देना होना चाहिए। समाज में लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए, यानी लोगों के सोचने समझने का तरीका बड़ा ही साइंटिफिक होना चाहिए। और हर इंसान के जीवन का लक्ष्य समाज का कल्याण होना चाहिए कि समाज तरक्की करे। और इंसान को जिंदगी में बस वही काम करने चाहिए जो फायदे वाले हों। वो वाले काम नहीं करने चाहिए जिनका असल जिंदगी में कोई फायदा नहीं है, बातें चाहे जितनी मर्जी बना लो। जैसे यथार्थवाद धर्म को नहीं मानता, यथार्थवाद और फलानी चीजों को नहीं मानता। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको यथार्थवादी होना पड़ेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लोग यथार्थवादी नहीं होते हैं। यथार्थवाद का मकसद होता है लोगों को जीवन के सुख और उसके उपभोग के लिए तैयार करना। यथार्थवाद एक ऐसी शिक्षा है जो लोगों को सिखाती है कि कैसे लाइफ को एंजॉय करना है। जैसे कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। यथार्थवाद का मतलब होता है जो है, जो सामने है, जो प्रॉब्लम है। जैसे शिक्षा आज हमारी एक समस्या है, शिक्षा अच्छी नहीं है भारत में, शिक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे एक चीज है कि लोग साइंटिफिक नहीं हैं, सड़कें अच्छी नहीं बन रही हैं, हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं, दवाइयां बहुत ज्यादा महंगी हैं। यानी ये यथार्थवादी बातें नहीं है, ये सब ऐसे लोग जिसका जो दिल कर रहा है वही करता जा रहा है। अक्सर लोग पूछते हैं, अक्सर लोग मुझसे कुछ बातें पूछते हैं, जैसे वो पूछते हैं कि क्या राम थे, है ना, क्या शिव थे और भगवान। मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूं। हाँ, राम थे, ये असली लोग थे। शिव भगवान थे, ये सब असली लोग हैं और मैं इन्हें बहुत मानता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ये थे और मेरे पास कारण है। कारण क्या है? भारत एक यथार्थवादी देश रहा है हमेशा से ही। यहां चारवाक का जन्म हुआ था, चारवाक से ये भारत शुरू हुआ है, चारवाक ही भारत का जन्मदाता है। ये देश भौतिकवादी रहा है, इहलोकी रहा है। ये देश कभी भी काल्पनिक चरित्रों की पूजा करता ही नहीं था। यहां काल्पनिक चरित्र कभी भी नहीं रहे हैं। ऐसा कभी मत सोचो कि हिंदुस्तानियों ने खुद ही कल्पनाएं कर करके बना ली, काली माता बना ली, पीली माता बना ली, हरी माता बना ली। ऐसे नहीं होता। ये भारत है। भारत कभी भी हवा में कोई बात नहीं करता है। हां, ये लोग अगर तुम कहो क्या ये भगवान थे, नहीं, भगवान नहीं थे। राम भगवान नहीं थे, वो सुपर हीरो थे। शिव भगवान नहीं थे, वो सुपरमैन है, महामानव। ये महामानव है। राम महामानव थे, शिव महामानव थे। मैं बिल्कुल मानता हूं कि राम रहे हैं, और क्योंकि लोग रहते हैं। जैसे इस बात का एक एग्जांपल है कि भारत क्यों यथार्थवादी था। आज भी लोग यथार्थवादी हैं। आज भी तुम लोगों ने देखा होगा कि भारत में इंसान की पूजा होती है। जैसे गुरु नानक हो गए, संत कबीर हो गए, है ना, हम लोग इनकी पूजा करते हैं ना। और तुमने देखा होगा वो कीड़ा आज भी है लोगों में। सचिन तेंदुलकर की भी पूजा करते हैं, अमिताभ बच्चन की भी पूजा करते हैं, रजनीकांत के भी मंदिर बनाए हुए हैं। यहां से आपको पता चलता है ना कि ये देश एक ऐसा है जो उसकी पूजा करता है जो जिंदा है, जैसे गुरुज, है ना। हम लोग अक्सर गुरुज को बहुत गलत समझते हैं और आजकल तो कुछ ज्यादा ही गुरुज को बुरा दिखाते हैं। अरे ऐसे नहीं है, गुरु अच्छे भी होते हैं। कुछ पाखंडी बेवकूफ लोगों की वजह से तुम सभी को गलत नहीं कह सकते। ये देश क्यों गुरुओं की पूजा करता है? क्योंकि ये देश राम की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है। ये असल में रहे हैं। हनुमान की मैं बात करता हूं,
हनुमान असल थे। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि हनुमान ने जी अपनी छाती फाड़ी और बीच में से राम और सीता की फोटो निकली, अरे यार ये ज्यादा हो रहा है ना, ऐसे नहीं है। जो समझ में आता है हनुमान थे, मुझे समझ में आता है, मैं जानता हूं, मुझे उनके अवशेषों का पता है, मतलब हनुमान के अवशेषों नहीं, उन लोगों के जो उस प्रजाति के थे जिनका चेहरा मोहरा बंदर जैसा था, निएंडरथल्स कहते हैं उनको, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें पता चलता है कि हनुमान थे। यथार्थवाद मतलब कि जो है, जो जो सामने नजर आ रहा है, ये देश हमेशा से यथार्थवादी था। तुम लोग ये कभी मत देखो, कई बार मैं भी भारत की बुराइयां करता हूं कि ये ऐसे वैसे, लेकिन तुम लोगों को एक बात पे गर्व होना चाहिए कि इस देश ने कभी भी काल्पनिक चरित्रों की पूजा नहीं की है। चाहे वो सती हो, अब सती तो कोई औरत रही थी ना, भीमराव अंबेडकर की लोग पूजा करते हैं क्योंकि ये देश है ही ऐसा कि ये इंसानों की पूजा करता है। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि एक 5 हाथों वाले आदमी की पूजा कर रहे हैं हम, 25 जिसके 4 सिर हैं उसकी पूजा कर रहे हैं हम, नहीं करते ना। ये देश कभी भी फालतू बकवास में नहीं पड़ता है, पहली बात तो ये अपने ऊपर गर्व करो। लेकिन हाँ, चालाक लोग क्या करते हैं, वो ऐसे मिक्स कर देते हैं कचरा, बीच में पता नहीं चलता। मैं कहता हूं शिव थे, हम अपने गणेश एक अलग हैं। देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, हालांकि मैं इससे जल्दी जल्दी निकल के अपने टॉपिक पर आना चाहता हूं, तो मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, हनुमान, ठीक है, मॉन्की किंग, ओके, मॉन्की, एलिफेंट, ठीक है, ये हो गए हनुमान। एलिफेंट गॉड मतलब अपने गणेश जी। एक वो लोग हाथी की पूजा करते थे क्योंकि भारतीय लोग जंगलों में रहते थे, कबीलों में रहते थे, उनके लिए पौधे, फूल, पत्तियां, झरने और जानवर ही ईश्वर थे, तो वो इनकी पूजा करते थे। बेशक अगर आप जंगलों में रहते हो तो बंदर बड़ा शक्तिशाली होता है, हाथी कितना अट्रैक्टिव होता है, शेर, अगर आप देखें तो हमारे सारे भगवान और सब इन्हीं से जुड़े हुए हैं। वो मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, एक हो गए राम, ठीक है, एक हो गए भाई साहब राम, ये राजा है। अब इनकी कहानी आगे चल रही है, चलती जा रही है। हनुमान एक अलग स्टोरी है, हनुमान कुछ और है, हनुमान अलग किस्म के लोगों के, ऐसे समझ लो कि हनुमान पंजाबियों के भगवान है, ठीक है, राम बिहार के भगवान है ना और जो एलिफेंट को पूजते हैं अपने तमिल वाले, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम, ऐसा होता तो नहीं है पर चलो समझने के लिए हम मान लेते हैं। अब क्या है, ये जो राम वाले हैं इनको पॉलिटिक्स भी चलनी है, तो ये क्या कह रहे हैं कि चलो यार ये लोग बहुत ताकतवर हैं, ये हनुमान को मानने वाले, ये बहुत ज्यादा लोग हैं और सब लोग इसके फॉलोवर हैं हनुमान के, ये इसको अपना भगवान मानते हैं, इनको राम वाम का कुछ नहीं पता है, तो इनकी स्टोरी को पकड़ के आपस में जोड़ते हैं ताकि ये लोग भी हमारे अंडर आ जाएं। राम हनुमान दोस्त थे, दोस्त ने दोस्त की हेल्प की होगी, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको उसका भक्त बता रहे हो तो आपकी मर्जी है भाई, मैं कौन होता हूं मना करने वाला, ठीक है। एलिफेंट, अब एलिफेंट गॉड को मानने वाले बहुत सारे लोग थे, उनको शिव की पूजा करने वालों को, है ना, शायद आप लोगों को पता नहीं है, शिव और विष्णु भगवान की आपस में बड़ी जबरदस्त लड़ाई थी हमारे पुराने समय में। जो शिव को मानने वाले और विष्णु को मानने वाले आपस में बड़े लड़ाइयां करते थे, वो कहते थे शिव ही सबसे ऊपर है, कहते थे विष्णु ही सबसे ऊपर है, लेकिन वो इतने ज्यादा खतरनाक डेंजरस लेवल पर नहीं लड़ते थे, बहसबाजी होती थी थोड़ी बहुत। अब एलिफेंट गॉड को शिव के अंडर लेकर आना है तो स्टोरी बनाई जाती है। शिव हैं, वो एक मनुष्य थे जो बूढ़े हुए और स्वर्ग सिधार के, सबका शरीर नष्ट होता है, राम का भी नष्ट हो गया, कृष्ण का भी नष्ट हो गया। और मेरी इस बात को समझ लो, ये असली लोग हैं। अब गणेश का मुझे नहीं पता क्या है, क्यों है, उनका कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन हनुमान का बहुत सबूत है, हनुमान जी के बहुत सबूत हैं हमारे पास। तो अगर आपके पास यथार्थवादी बुद्धि है, बात को समझते जाना, ओके, अगर आपके पास यथार्थवादी बुद्धि है तो आपको दुनिया में कोई भी धोखा नहीं दे सकता, आप कहीं भी हारने वाले नहीं हैं किसी भी सिस्टम से। जैसे आप राम की बात करते हैं, राम के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम ने क्या किया, एक शूद्र था जो उनके प्रवचन सुन रहा था, वो अपने वेदों के वचन उसने सुन लिए थे, तो भगवान राम ने उसको पकड़ा और उसके कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया ताकि वो जो उसने सुना है वो भी खत्म हो जाए और वो बंदा भी खत्म हो जाए। ये झूठी कहानी है, ये बकवास कहानी। यथार्थवादी सोचो, थोड़ा लॉजिकल सोचो।
रियलिस्टिक, द वर्ड इज रियलिस्टिक, ये है वर्ड, यथार्थवादी। बी रियलिस्टिक, गड़बड़ होते ही पहचान जाओ कहां गड़बड़ हो रही है। अगर आप एक राम का चरित्र बताते हैं जो राजा था, जो अपने पिता की क्या नाम है आज्ञा मानकर जंगल में चले गए हैं, और इसका एक सबूत चारवाक में भी मिलता है कि राम और चारवाक ऋषि का आपस में संवाद है। अगर मुझे रामायण पर शक हो भी, मतलब शक से मेरा मतलब, जब मैं कहता हूं मुझे रामायण पे शक है, तो मेरा मतलब होता है उसकी कहानी में बहुत कचरा है। मुझे राम के होने पे शक नहीं है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सबूत तो हमारे पास ये है कि राम और चारवाक ऋषि की आपस में बहस है, और उसका पूरा वर्णन चारवाक के ग्रंथों में है कि कैसे राम के साथ एक बहस की गई थी कि आप राज्य छोड़कर मत जाओ, अपने राज्य के सुखों को भोगो। तो राम सुपर हीरो थे, हाँ, जैसे स्पाइडरमैन है, जैसे सुपरमैन है ना, और कितने हम लोग उनको तो कहते वैसे ही ये लोग हैं, ये मतलब थे, ये पूरे पूरे शक्तिशाली लोग थे, ऐसे हल्के फुल्के नहीं थे। आज नहीं है क्या? आज भी तो देखो क्या सुपरमैन है दुनिया में, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हैं, बड़े बड़े लड़ाके। अच्छा मुझे बताओ, ब्रूस ली सुपरमैन थे कि नहीं थे? ये लोग योद्धा भी अच्छे थे, बेशक ये लोग बड़ा अच्छा तीर चलाते थे। अब चालाकी क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, थोड़ी सी असली कहानी ले ली, थोड़ी सी नकली कहानी ले ली, दोनों को ऐसे मिला दिया, अपने सारे उल्लू सीधे कर लिए। आजकल देख रहे हो ना, मोदी काल में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। जो जो चीजें शायद मुझे तुम्हें समझाने में 5-5 साल लगते अपने मन से कहानियां बना बना कर, लेकिन हो क्या गया, मोदी जी आ गए, अब तो सब कुछ सच्ची कहानियां सुनानी पड़ रही है कि देखो कैसे बेवकूफ बनाते हैं, देखो कैसे बेवकूफ बनाते हैं। राम के चरित्र को यह शोभा नहीं देता कि वो किसी के कानों में जलता हुआ शीशा डाल दे। वो कहानी झूठी है, कहानी से ही पता चल जाता है। रियलिस्टिक सोचो, यथार्थवादी सोचो, वास्तविकता को समझो। देखो कितने अच्छे शब्द हैं ये, वास्तविकता, सत्य जो नजर आ रहा है आंखों से। थोड़ा सा हम बात करते हैं, जैसे वायरस हो गया है ना, वायरस को थोड़ा सा समझते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर कोई आदमी रियलिस्टिक सोचे, यथार्थवादी सोचे, वास्तविकतावादी हो वो इंसान, तो वो 1 सेकंड में पकड़ लेगा कि वायरस झूठा है। कैसे वायरस झूठा है? देखो, जब वायरस आया तो मुख्यमंत्री साहब ने क्या क्या कहा कि वायरस आ गया, लॉकडाउन लगने वाला है, घर में बैठो, सबको 2-2 महीने की तनख्वाह मिलेगी। पहली बात, सरकारें किसी को 2-2 महीने की तनख्वाह घर में बैठे नहीं देती। यहीं से पता चल गया वायरस नहीं है। उन्होंने क्या बोला, आप लोगों के 2 या 3 महीने के इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ कर दिए जाएंगे। सरकारें कभी भी किसी के इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ नहीं करती। ये लोग मरते हुए आदमी के घर से बल्ब उतार के अपने घर में लगा लेते हैं। ये लोग कभी किसी को कुछ नहीं देते। यहीं से पता चलता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, है ना। देखो मैं आपको रियलिस्टिक सोचना सिखा रहा हूं, यथार्थवादी सोचना सिखा रहा हूं, कैसे कनेक्शन जोड़ते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई बात सच है और कौन सी बात झूठ है। जैसे मैंने राम, शिव, कृष्ण की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। कृष्ण हुए थे, बिल्कुल हुए थे। महाभारत हुआ था, महाभारत के कुरुक्षेत्र में पूरे निशान है, दबी हुई सभ्यताएं सामने आती हैं, त्रेता युग की कई सभ्यताएं। और आप लोगों को मैंने शायद पहले ही बताया है कि मैं बहुत इन चीजों में को पसंद करता हूं। मैं उस पूरी तरह से इस चीज में डूबा हुआ हूं। मैं पूरी तरह पुरातन विभाग की खुदाइयां देखता हूं, वहां से मिले अवशेष देखता हूं, और हर कहीं घूमता हूं। हरियाणा में मैं बहुत रहा हूं और मैंने वहां बहुत सारी अच्छी अच्छी साइट्स देखी हैं। अभी 2-3 साइट्स हैं मेरी हरियाणा में जो मैंने नहीं देखी हैं, और मैं खुद जाके आंखों से देख कर आता हूँ। और महाभारत काल के मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं वो कलेक्टर नहीं हूं, मैं उस टॉपिक नहीं है मेरा, तो मैं उन चीजों को ऐसे कलेक्ट करके नहीं रखता हूँ। आप मुझे ये नहीं कह सकते पेश करो मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, आप चले जाना। ओके, तो अच्छा, एक बर्बरिक का अगर आपने नाम सुना हो, महाभारत में एक बर्बरिक नाम का एक चरित्र रहा है। उसके साथ क्या था कि वो सिर्फ एक खोपड़ी थी।
गर्दन के नीचे कोई शरीर नहीं था, वो सिर्फ एक खोपड़ी थी जो बोलती थी, सोचती थी, सुनती थी। और वो कोई 200 साल पहले तक वो संभाल कर रखी गई थी, बोलती हुई खोपड़ी। 200 साल तक, मतलब कि 1700 या 1600 सन तक हमारे पास थी। और वो उसके ऊपर बहुत, वो गायब होगी, कहाँ गायब होगी किसी को नहीं पता। और वो बोलती हुई खोपड़ी है भाई, कहाँ चली गई। खैर, इतना भी मेरे पास पक्का नहीं है कि वो थी मैंने भी ऐसे ही सुना है। लेकिन बर्बरिक को हम छोड़ दें तो बहुत सारी चीजों के वास्तविक होने पर हमें गर्व होना चाहिए। आपको आपको ये हमेशा सोचना है कि कभी ये नहीं सोचना कि भारत एक कल्पनाओं में जीने वाला देश है। ये कभी कल्पनाओं में जीने वाला देश नहीं रहा है, ना आज, ना कल, ना परसों। ये देश जिंदा लोगों को पूछता है। वायरस के बारे में हम देख रहे हैं। ओके, मैं कहता हूं हो सकता है चाइना को कोई आइडिया ही ना हो कि वायरस हमारे नाम पे फैलाया जा रहा है। देखो, बात को समझो। हम तक जो भी खबर आ रही है वो उसका सोर्स है टीवी न्यूज। एक तरफ कहते हैं कि चाइना जी अपने घर से अपने न्यूज बाहर नहीं जाने देता, कोई चाइना की न्यूज बाहर नहीं ला सकता। इनको कहां से आगे के वायरस आया हुआ है वहां पर, और थोड़ी देर बाद उनका वायरस खत्म भी हो गया। सारी कहानियां खुद ही सुना रहे हैं। चाइना से वैसे ही दुनिया ऑलरेडी बहुत नफरत करती है। उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हर कहीं उसको बदनाम किया जाता है। और पहले भी उसके नाम, उसके सिर पे बहुत सारे कलंक लगाए गए हैं इन लोगों ने अपने उल्लू सीधे करने के लिए। फिर कहां से पता चलता है ये लोग झूठ बोल रहे हैं? जब वायरस आ गया है ना, तो इन लोगों ने क्या खबर पहनाई? गांजा पीने वाले को नहीं होगा कोरोना। क्यों? क्योंकि इन्हें पहले से पता है कि लोग अब गांजा तो पीते हैं। अरे सिगरेट तो अपनी अपनी पीते हैं, गांजा पी रहे हैं तो भाई एक कश मार के दूसरे को देते, दूसरा तीसरे को देता है, तो भैया है ना पहले ही। फिर बोलते शराब पीने से नहीं होगा वायरस। उनको पता है अब लोग बैठ के घर में शराब तो पियेंगे। अब कोई किसी का जाम उठा रहा है, टकरा रहे हैं, पास पास बैठे हैं, बातें कर रहे हैं ना, 10-10 फीट की दूरी रख के थोड़ी पैग पियेंगे। तो कह रहे नहीं होगा। दोनों तरफ संभाल रहे हैं। कुछ कोई घबरा गए लोग सुन के वायरस आ गया, वायरस आ गया, तो किसी के मन में सवाल आया होगा, कुत्तों से वायरस नहीं होता? हम कुत्ते भी तो पालते हैं। अगले दिन खबर आई कुत्तों को नहीं होता वायरस। आप समझ रहे हैं? जैसे जैसे आप पैदा करते हो खबरें, जब आप सवाल पूछते हो। आपको मेरी वो वाली क्लास याद है ना जिसमें मैंने कहा था कि क्वेश्चन पूछो कस्टमर से। कस्टमर जो सवाल पूछेगा, जो ऐतराज जताएगा, उसी को ठीक करके अगले दिन पेश करना है उसकी, है ना। वो भी तो मीडिया ऐसे बैठा होता है, हाँ हाँ पूछो क्या है। सब बकवास कहानियां होती है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, कभी भी किसी भी कहानी के सच होने के सबूतों के पीछे मत भागो। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लोग पूछते हैं राम थे, शिव थे, कृष्ण थे, और ये कहानियां सच्ची हैं। मैं कहता हूं सच्ची ही होती हैं, कहानियां ऐसी ही होती हैं। अच्छा मान लो मैं किसी विदेश में गया है, विदेश में गया मैं, वहां पर मैंने एक बहुत बड़ा उनका किला देखा, और वो बड़ा अच्छा किला था। वहां का एक जो गार्ड था उसको मैंने पूछा, हाँ भाई ये जो आपका किला है इसके बारे में कुछ बताओ, है ना, जो वहां के गाइड होते हैं। मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, और वो गाइड मुझे कह रहा है कि सर ये किला यहाँ का एक राजकुमार था, वो एक उसको एक परी से प्यार हो गया था, है। तो वो जो परी जब पृथ्वी पर आई तो उसने उसके रहने के लिए ये एक महल बनाया। अब ये स्टोरी है ना। मान लो मैं, है ना, स्पेन में गया हूं, वहां पे मैं किला देख रहा हूँ, स्पेन का बंदा मुझे कह रहा है कि सर ये महल यहाँ नहीं बना था, ये आसमान से नीचे उतरा। तो मैं कहूंगा भाई जा यार, है ना, क्या झूठ बोल रहा है। तो वो भी मुझे कहेगा तू निकल कहानियां कहानियां ऐसी ही होती हैं। वो सच होती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ जोड़ा गया होता है ताकि वो थोड़ी रूहानी बन जाए, थोड़ी रुमानी बन जाए, थोड़ी रोमांटिक हो जाए, थोड़ा मजा आ जाए, है ना। तो आपके पास एक दिमाग होना चाहिए जो सच और झूठ को अलग अलग कर सके। अभी किसान आंदोलन में मैं गया था, जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे मोगा में, है ना, पिछले हफ्ते या 4-5 दिन पहले की बात है। वहां नहीं है, वहां नहीं है क्या भाई? कहां है वायरस? जब दिल करता है वायरस है, नहीं है। और मैं आने वाली पीढ़ी को यह बताना चाहता हूं इस क्लास के जरिए कि आज से कुछ सालों बाद, 5 या 10-25 सालों बाद तुम लोगों को बताया जाएगा बड़ा वायरस आ गया था, सब लोग घबरा गए थे। नहीं, हम लोग नहीं घबराए थे, हमें पता है ये लोग चोर हैं और झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों को बताया जाएगा, लोगों ने, है ना।
जो कुछ भी बताया जाएगा हम वो नहीं मान रहे, हमें पता है ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं, थोड़ा 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 हम अपनी यथार्थवादी होना बड़ा जरूरी है। देखो पिछली बार हमने कल्पना किया था, ऐसा समझ लो कि अगर उस क्लास का नाम कल्पना है तो इस क्लास का नाम वास्तविकता है। ओके, मान लो, है ना, संयोग, जैसे वो संयोग क्लास थी, ये बिल्कुल उसके उल्टा है। वहां पर सपनों की बातें हैं, झूठ और किस्से और मन घड़त कहानियां, लेकिन यहां पर हमें एक चीज को समझना है, वास्तविकता, रियलिस्टिक, बी रियलिस्टिक, यथार्थवादी होना। देखो मैं एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूं, आशावादी हूं, लेकिन मैं कभी ये नहीं भूलता कि जीवन एक बड़ा ही उलझा हुआ मैटर है, एक बड़ा ही उलझा हुआ ये एक किस्सा है। आशावादी होना चाहिए आपको, पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। लेकिन इन दोनों के पार भी आपको वास्तविकतावादी होना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए। सिर्फ आशाओं पर नहीं चलना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको निराशावादी भी नहीं होना है कि कुछ नहीं होगा, वास्तविकतावादी रहो। उसके लिए सबसे पहले देखो, सबसे पहला सवाल जो है आप लोगों के सामने वो है, अगर आप वास्तविकतावादी होना चाहते हैं, समटाइम्स यू हैव गॉट टू पुट योर रियलिस्टिक ग्लासेस ऑन एंड सी हु यू आर। आपको देखना चाहिए, कई बार आपको वास्तविकता का चश्मा पहनकर पूरी ईमानदारी से खुद को देखना चाहिए, मैं कौन हूं। नहीं, मैं यहां पर फिलोसॉफिकल मैं कौन हूं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ और मैं कौन हूं की बात कर रहा हूं। हु आर यू, कौन हो। क्या तुम खुद को पसंद करते हो, ये सवाल खुद से पूछने हैं। क्या तुम लोगों को पसंद करते हो, क्या तुम दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हो, या चाहते हो कि दूसरे तुम्हारी हेल्प करें। तुम्हारे लिए जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा, दोस्त, परिवार, भगवान, कुदरत। तुम सब अलग हो, और बिल्कुल मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, मैं तुम सबको एक जैसा नहीं बनाना चाहता, ना मैं बनाने वाला हूं। तुम लोग कभी मत समझना कि मैं तुम सबको एक जैसा बना रहा हूं। अपने अपने सवाल उठाओ, खुद से पूछो तुम कौन हो। अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो तुम क्या सोचते हो। क्या तुम सोचते हो मुझे श्राप लग गया, या तुम सोचते हो ये अच्छा शगुन है, या तुम सोचते हो बिल्ली कहीं जा रही होगी। अगर तुम सुपरस्टिशियस हो, अगर तुम अंधविश्वासी हो, तो बिजनेस को भूल जाओ। तुम बिल्कुल बिजनेस नहीं कर पाओगे। बिजनेसमैन बिल्कुल भी सुपरस्टिशियस नहीं होता, वो कभी अंगूठियां नहीं पहनता। मर गए वो वाले बिजनेसमैन, खत्म हो गए वो, अब वो पीढ़ी नहीं है। किस्मत को मानने वाला कभी बिजनेस में रह ही नहीं सकता। बिजनेस एक जिंदा चीज होती है जो सांस लेती है, जो ऑक्सीजन खींचती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, यानी अच्छी चीज लेती है, तुम्हारा पैसा खाती है। बिजनेस ऐसी चीज है जो तुम्हारे कपड़े तक खा जाती है और छोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कचरा, नुकसान, परेशानियां, टेंशन। बिजनेस को किसी बच्चे की तरह पालना पड़ता है। हाँ, वो कुछ देता है बाद में। Who you are, what is good time for you, तुम्हारे लिए अच्छा वक्त क्या है, किसे अच्छा वक्त कहते हो। यथार्थवादी होने के लिए पहले खुद को समझो, कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है, what makes you laugh। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे सपने क्या है, तुम्हारी डिजायर्स क्या है, मैं पूछ रहा हूं क्या तुम्हें अच्छा लगता है, कौन सी चीज तुम्हें दिल से खुशी देती है। खुद को पहचानो, अपनी हैसियत को पहचानो, अपना बैंक बैलेंस देखो। ये मत देखो कि मैं पापा से कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा ले लूंगा, ये मत देखो कि मुझे कितने घर से जिद करके मिल जाएंगे, ऐसे नहीं। वास्तविकता,
उन पैसों को लिखो। हो सकता है आपके पास सिर्फ 10,000 हो, असली 10,000, ये वो है जो असली हैं। इसके अलावा कुछ नहीं सोचने कि जमीन बेच दूंगा, पेड़ बेच दूंगा, है ना दादी से ले लूंगा, 15 चाची से ले लूंगा, ऐसे नहीं। वास्तविकता, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, तुम कहां खड़े हो, तुम्हारी उम्र क्या है। एज मैटर्स, एज के आगे कोई सवाल नहीं है भाई। अपनी उम्र को हमेशा ध्यान में रखना है। तुम्हारी उम्र क्या है, कब तक कर सकते हो, जोश कब है। और ये एक बड़ी बुरी घटना है कि तुम लोग बहुत वक्त खराब कर चुके हो सीरियसली, और आगे मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें वक्त खराब नहीं करने दूंगा। देखो, क्या तुम जीरो पर हो तो जीरो से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हम करेंगे बिजनेस का बहुत बड़ा मसला हल करेंगे। वो शब्द है यथार्थ, जिसे हम यथार्थवाद भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम यथार्थवाद भी कहते हैं। यथार्थवाद क्या होता है? यथार्थवाद उन आदर्शों, नियमों और मूल्यों को कोई महत्व नहीं देता। यथार्थवाद एक ऐसी चीज होती है जो उन चीजों को कोई मैं आपको बस यथार्थवाद थोड़ा समझाना चाहता हूं कि यथार्थवादी कैसे सोचा जाता है। ये हल्की फुल्की चीजें हमने देखी, इनको समझा। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं, बिजनेस पर। बिजनेस में यथार्थवाद कैसे आपकी मदद करता है? मेरी एक बात को अच्छी तरह अपने दिमाग में डाल लो, जो दिल करता है वो करो, जस्ट थिंक रियलिस्टिक। जो करना है करो, यथार्थवादी सोचो। कुछ चीजें बड़ी अच्छी तरह दिमाग में रखो और उनकी वास्तविकता पर चलो, सपनों पर मत चलो। मार्केट को समझो।